ब्रह्म जी गुरुदेव, वंदने माता जी, सभी ऋषि देवताओं से बच्चों को प्राप्त है। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज का जो स्वाध्याय का विषय है वो चेतन अचेतन सुपर चेतन मन से जो इसका चैप्टर है आत्महीनता की ग्रंथि से मुक्ति पाइए। तो इस चैप्टर का स्वाध्याय हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें आज नीलम जी का वाचन रहेगा और डॉक्टर अर्चना राठौर जी हैं पुणे से, तो आज वो इसका सार संक्षेप प्रस्तुत करेंगी। तो सबसे पहले आइए इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। जी जी सभी को प्रणाम। आत्महीनता की ग्रंथि से मुक्ति पाइए। ज्वार भाटे की तरह मानव मन पर दो तरह के चढ़ाव उतार आते हैं। एक स्थिति में रोष, क्रोध, प्रतिरोध, आक्रमण जैसी उत्तेजना छाई रहती है। दूसरी में उदासीनता का दौर रहता है। उदासीनता वाली स्थिति में मन पर अवसाद सा छाया रहता है। उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आशा का दीपक अब बुझा तब बुझा। शरीर में आलस और मन में हीनता हर समय छाई रहती है। व्यक्ति दूसरे के सामने स्वयं को नगण्य मानने लगता है। सोचता है कि अमुक कार्य वह कर ही नहीं सकता, इतनी क्षमता योग्यता उसमें है ही नहीं। ऐसी हीनता की स्थिति में उसे चिंता घेर लेती है, जिससे तरह तरह की शारीरिक व्यथा सताने लगती हैं। दिल की धड़कन में अनियमितता आ जाती है और रक्तचाप घट जाता है। सहसा धैर्य घट जाने से यह स्थिति उत्पन्न होती है अथवा मन को गिराने रहने के कारण होती है। यह तो निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, पर आत्महीनता की स्थिति में भी बहुतों को प्राय ऐसा हुआ करता है। व्यक्ति पर आत्महीनता आकाश से नहीं टपकती, वरन इसका उत्पादक व्यक्ति का अपना मन ही होता है। वही हीनता को न केवल उपजाता है, वरन खाद पानी देकर परिपुष्ट भी बनाता रहता है। एक गणित अध्यापक इतने उग्र थे कि बच्चों को मूर्ख, गधा कहा करते थे। प्राय विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता उनकी आशा के अनुरूप न हो पाती थी। उनकी झिड़कियों को विद्यार्थी गंभीरता से नहीं लेते थे, किंतु एक विद्यार्थी को झिड़का ही नहीं, उसके अभिभावक को बुलाकर उससे स्पष्ट कह दिया कि उस विद्यार्थी से बहुत कुछ उम्मीद न रखें। अग्रिम गृह परीक्षा में जब विद्यार्थी की प्रगति गणित में दिखी तो उसके मन में वह मूल्यांकन घर करने लगा जो उसके अध्यापक तथा अभिभावक ने उसके बारे में जमा रखी थी। वह सोचने लगा कि इन लोगों की धारणा सही है। वह एक प्रकार से अध्यापक के विचारों के प्रति सम्मोहित सा हो उठा। कक्षा में एक दिन जब अध्यापक ने एक प्रश्न श्याम पट पर ऐसा रखा जिसे अन्य साथी नहीं कर पाए, किंतु इस विद्यार्थी को इस प्रश्न का हल उस समय
उस समस्या से संबंधित प्रतीत हुआ जिसे वह पिछले साल पढ़ चुका था। जो ही उसने कहा कि मैं हल करने का प्रयास करूंगा। अध्यापक समेत सभी हंस पड़े। उसे क्रोध तो हुआ, किंतु उसे दबा दिया। जिस क्षण से उसने श्यामपट्ट पर सही उत्तर निकाला, तभी से उसे यह आभास होने लगा कि वह गणित के प्रश्नों को समझता है और उसे बखूबी कर सकता है। आत्मविश्वास के जागृत हो उठने पर वह एक अच्छा विद्यार्थी बनकर रहा। उक्त उदाहरण में विद्यार्थी अध्यापक की टिप्पणी द्वारा अपने को हीन मानने लगा था। इसी भांति प्राय अधिकांश लोग अपने संगी साथी, शुभचिंतक, माँ बाप अथवा दृश्य श्रव्य विज्ञापनों के माध्यम से पतित करने वाले हीन विचारों को पा जाया करते हैं। उनके मन मस्तिष्क ने जितनी गहराई से उन्हें सही मान लिया, उतनी ही गहराई से वे व्यक्तिहीनता की शिकार बन जाते हैं। ये हीन विचार उतने ही प्रभावी होते हैं जितनी प्रगाढ़ व्यक्ति की इनके प्रति अपनी मान्यता। किसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि प्राय लोगों की जिंदगी कुछ न कुछ सीमा तक हीनता के कारण थोड़ी बहुत प्रभावित होती रहती है। कुछ लोग तो इसे बुरी तरह प्रभावित होकर निरुत्साहित हो उठते हैं, जबकि अन्य अनेक आत्मघात की बात सोचते और कतिपय लोग उसे क्रियान्वित भी कर डालते हैं। व्यक्ति प्राय सर्वथा पूर्ण नहीं होता। उसमें कुछ गुण हैं तो कुछ दूसरे क्षेत्र में दोष भी हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में वह दूसरों से श्रेष्ठ है तो संभव है यह अन्य किसी में वह दूसरों से हल्का पड़े। यदि वह हर क्षेत्र के मूर्धन्यों से अपनी तुलना करने लगे तो वह हर कदम पर अपने को गया गुजरा अनुभव करने लगेगा। उदाहरण के लिए कुशल चिकित्सक एक अच्छा गायक हो सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने संगीत का अभ्यास किया या नहीं। यदि किया तो कितना। इतने इतने पर ही यदि वह अपनी तुलना एक अच्छे संगीतज्ञ से करके स्वयं को तुच्छ मानने लगे तो यह चिंतन उसकी परेशानी वृथा ही बढ़ाएगा, क्योंकि अभ्यास के अभाव में भले ही वह एक अच्छा संगीतकार न बन सका हो, किंतु वह एक तुच्छ डॉक्टर, तुच्छ व्यक्ति नहीं हो सकता। दूसरों से तुलना करते समय किससे और किसकी तुलना का ध्यान प्राय लोग भूल जाते हैं। गामा और गांधी की, जवाहरलाल नेहरू और जगदीश चंद्र बोस की तुलना नहीं हो सकती और न उन लोगों ने कभी ऐसी तुलना करने की भूल ही की। ऐसी त्रुटि को अपनाने के कारण प्राय हीनता की शुरुआत होने लगती है और व्यक्ति अनेक प्रकार की ग्रंथियों से घिरने लगता है। जहां व्यक्ति में महत्वाकांक्षा विकसित हुई समझा जाना चाहिए कि निराशा भी साथ साथ चल रही है। यह सोचते समय कि मुझे उसके जैसा बनना ही है। व्यक्ति को अपनी औकात का भी ध्यान रखना चाहिए। चिंतन और प्रयास उसी के अनुरूप होने चाहिए। दूसरों जैसी योग्यता, क्षमता प्राप्त करना अच्छी बात है, पर यदि उतनी अपनी औकात ही ना हो अथवा औकात के बावजूद अथक प्रयास से भी अब सफलता ना मिले तो उसमें उदास होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि निराशा से ना तो कोई बात बनती है और ना कभी बनी है। अतः ऐसे समय यह मानकर संतोष करना चाहिए कि इस विश्व उद्यान के निर्माण में सृष्टा ने व्यापक विविधता अपनाई है। उसने लंबे आदमी भी बनाए और ठिगने भी, गोरे और काले भी, दुबले पतले
और हट्टे कट्टे भी। उसने किसी एक रंग, रूप, आकार को प्राथमिकता कहाँ दी है। अतः यदि कोई अपने भीतर वांछित योग्यता न विकसित कर सके तो दुखी रहकर अन्य क्षमताओं को कुटिलित बनाना किसी भी प्रकार बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में उसके साथ समझौता कर लेने में ही अपनी भलाई मानी जानी चाहिए। किसी दूसरे को अपने सामने रखकर अपने को हीन मानने वाला मापदंड अपने ही मन का होता है। कभी कभी इस मापन में वह भीषण गलती भी उसी प्रकार कर बैठता है जैसे खेत की क्यारी को तिनके से नापना, लंबी सड़क को बारिश से नापना। क्या ही अच्छा हो हम दूसरों से अपनी तुलना गलत मापदंड से न करें। जब हम अद्वितीय बनाए गए हैं तो दूसरों में हूबहू कैसे मिलेंगे। जब एक ही पेड़ में दो फल, दो फूल, दो कांटे, दो पत्तियां एक समान नहीं मिलती तो मनुष्य के साथ यह कैसे संभव हो सकता है कि दो व्यक्ति बिल्कुल ही एक जैसे हों, क्षमता योग्यता में बिल्कुल ही समान हों। जब दो जुड़वा भाई सर्वथा एक से नहीं होते तो दो व्यक्ति एक दूसरे के सदृश कैसे हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि एक क्षमता में कुछ उच्च होगा तो दूसरा उससे कुछ निम्न। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए अपने चिंतन में तद परिवर्तन लाने से ही आत्महीनता की व्यथा से बचा जा सकता है। बचे रहने में ही भलाई भी है। शरीर मन स्वस्थ तभी बने रह सकता है और काम करने में अभिरुचि भी तभी जागती है। इस तथ्य को समझते हुए इस विकृति से दूर ही रहना चाहिए। जी सभी को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। तो आइए अब डॉक्टर अर्चना दीदी से प्रार्थना है कि कृपया आज का सार संक्षेप प्रस्तुत करके हम सभी लोग इसे मोटिवेट करें। जी दीदी। सभी को प्रणाम। धन्यवाद नीलम जी वाचन के लिए। भी एक अध्यापिका होने के नाते मैं इसका सार संक्षेप कहिए या विश्लेषण कहिए या व्याख्यान कहिए एक अध्यापिका के दृष्टिकोण से ही करूंगी, बाकी आपका सहयोग चाहिए होगा। जो आज का टॉपिक है, विषय है आत्महीनता की ग्रंथि से मुक्ति पाइए। बात कर रहे हैं, साधारण शब्दों में कहें तो सेल्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसको हम शुरू से ना लेके अगर बीच में एक पैराग्राफ है, कुछ पंक्तियां हैं जहां व्यक्ति के में महत्वाकांक्षा विकसित हुई, समझा जाना चाहिए कि निराशा भी साथ साथ चल रही है। यह सोचते समय कि मुझे उसके जैसा बनना ही है, व्यक्ति को अपनी औकात का भी ध्यान रखना चाहिए। एक पंक्ति है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। उपयोग तो की जाती है खर्च और आमदनी के संदर्भ में, लेकिन यहां हम इसको ले सकते हैं अपनी योग्यताओं के संदर्भ में। मेरी रुचि नहीं है, मुझे ज्ञान भी नहीं है, और फिर भी अगर मैं उस क्षेत्र में कार्य करूं तो सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अब दूसरे को देख के हमने सोचा कि हमें ऐसा बनना है, क्षमता हमारे अंदर है नहीं, मार्गदर्शन भी हमारे पास उस तरीके का नहीं है। असफलता ज्यादा होगी, सफलता कम होगी, और कहीं ना कहीं फिर हम इसी हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। तो आरंभ से शुरू करते हैं। ज्वार भाटी की तरह मानव मार्ग पर दो तरह के चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक विचार साथ साथ चलते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी साथ साथ चलता है, और अपना विश्लेषण भी हम उसी के अनुसार करें तो हमारी जो परिस्थितियों में परिवर्तन आते हैं वे भी देखे जा सकते हैं। अब जो उतार चढ़ाव की बात हो रही है, एक तरफ है, दोनों ही वैसे तो नकारात्मक है,
एक स्थिति में क्रोध और रोष की बात की गई है, दूसरे में आलस्य होने की बात की गई है या उदासीन होने की बात की गई है। क्रोध तब होगा जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नाराज हूं, या मुझे सफल परिणाम नहीं मिले, जैसे परिणाम चाहे वैसे नहीं मिले, मैं नाराज हूं। ये नाराजगी परिवर्तित हुई जाकर हमारी उदासीनता में, मैं नहीं कर पाया, अब नहीं करूंगा या करूंगी। बजाय इसके कि मैं नहीं कर पाया, विश्लेषण हो मैं क्यों नहीं कर पाया। इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपनी नाराजगी को बजाय नकारात्मक ले जाने के ये सोचा जाए कि क्यों नहीं कर पाया, उन कारणों को खोजा जाए। क्या वो मेरे अनुरूप नहीं थे, या मैंने उन्हें अनुरूप बनाने का प्रयास नहीं किया, मेरी क्षमताएं वैसी नहीं थी, मुझे वैसा मार्गदर्शन नहीं मिला, तो उपयुक्त है कि मैं नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि मैं एक कार्य नहीं कर पाया या मुझसे एक कार्य नहीं हुआ तो मैं दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कहा भी गया है कि व्यक्ति अद्वितीय है, पूर्ण नहीं है लेकिन अद्वितीय है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष है और उस विशेष को हमें स्वयं ढूंढना है। अगर हम इस दुनिया को या अपने आप को सदैव दूसरे की नजर से देखेंगे, दूसरे के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति आपको अच्छा ही बताए। वो आपकी अच्छाइयों को दबाकर आपकी गलतियां ही बताएगा, क्योंकि उसे अपना भी तो स्वार्थ सिद्ध करना है। आप उससे आगे बढ़ जाएंगे तो वो पीछे रह जाएगा। आप दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखें, लेकिन उस दृष्टिकोण को सही ना मान लें कि मैं वैसा ही हूं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया अध्यापक का। अध्यापकों के अंदर ओम भैया है, वो प्रधानाचार्य रही हैं। अध्यापकों के अंदर एक बहुत क्या कहूं मैं इसको, एक विशेषता भी हो सकती है, एक अवगुण भी हो सकता है। छात्रों की दृष्टि से अवगुण है और अध्यापकों की दृष्टि से वो गुण है कि वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन लगे निर्मल होत सुहाए। अब वो शिक्षक अपने छात्रों को परिवर्तित करना चाहता है। पहले माता पिता उसके शिक्षक होते हैं, एक समय के बाद शिक्षक उसके जीवन में आते हैं, जो कहीं माता पिता का रोल भी निभाते हैं, कहीं शिक्षक का भी। अब हम उनको विकसित करने का जब प्रयास करते हैं तो उनकी निंदा स्वाभाविक है। निंदा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वाकई में उस बालक को उसके अपने घर में उस तरह का परिवेश मिलता है, सपोर्ट सिस्टम है उसके पास। क्योंकि हमने अपने दृष्टिकोण से उसको देखा, जो यहाँ पे कहा गया कि एक अध्यापक अपने बालकों को हमेशा झिड़कते रहते थे, बच्चे उनको गंभीरता से नहीं लेते थे, और एक बच्चे की निंदा यहाँ तक की कि माता पिता को बुला के कह दिया कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। बच्चे ने अपने दिल पर लिया, और वो लेने का तरीका नकारात्मक ना होके, जब हम उसके परिणामों की बात करते हैं तो सकारात्मक है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। एक सवाल का जो उदाहरण दिया गया कि सवाल लिखा गया, बच्चे ने विचार किया, पूर्व वर्ष के में पढ़ाए गए किसी सवाल से उसे जोड़ा और उसे हल कर दिया। बच्चे ने उस निंदा को नकारात्मक न लेके सकारात्मक, कि अगर मेरे अध्यापक कह रहे हैं तो कमी तो है मुझ में। अब उस कमी पर नाराज होकर मैं उदासीन हो जाऊं कि जब किसी को उम्मीद ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। उम्मीद बेशक नहीं है, बच्चे ने उसको एक तरीके से चैलेंज के रूप में लिया, थोड़ा ध्यान दिया, और धीरे धीरे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा और वो अपने आप को परिवर्तित रूप में लेकर आया। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, जो इसमें आगे कहा गया। हम किसी और कुछ तो छोड़े, अपने ही शरीर को अगर माप कर देखें तो आधा शरीर छोटा है और आधा शरीर बड़ा है। हमारी पांचों उंगलियों, मतलब 4 उंगली और एक अंगूठे में देखें तो एक छोटी है, फिर एक उससे बड़ी है, बीच में एक सबसे बड़ी है, फिर उसका आकार घटता चला जाता है। तो क्या हम ये कह देंगे कि हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसका कोई प्रयोग नहीं है? उसका भी प्रयोग है। जो सबसे बड़ी है उसका भी प्रयोग है।
जो अंगूठा है उसका भी प्रयोग है। तो समाज में हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता। अगर हर व्यक्ति एक ही दिशा में अपने आप को बढ़ाएगा या हर व्यक्ति एक समान होगा तो विकास नहीं हो सकता। एक मार्गदर्शक होगा, एक उस मार्ग पर चलने वाला होगा। सभी मार्गदर्शक ही हो जाएंगे तो चलेगा कौन? जिसे हम समझ सकते हैं हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। उस संस्थान में एक अधिकारी है, एक कर्मचारी वर्ग है। अधिकारी कुछ नियम बनाता है, कुछ रोड मैप बनाता है, कर्मचारी उन पर काम करते हैं। अब हर व्यक्ति अगर ये कहे कि नहीं, रोड मैप तो मैं ही बनाऊं, हम बनाएंगे, तो क्रियान्वयन कौन करेगा? और जब क्रियान्वयन करने वाले लोग नहीं होंगे तो आम भाषा में कहें तो शेख चिल्लियों जैसे सपने देखते रहेंगे। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो तुलना न करके अगर हम अपने अंदर जो भी हमारे अंदर गुण हैं, दोष तो हर व्यक्ति हमें गिना देगा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोष है। हम अपने गुणों को खुद पहचानें, मूल्यांकन अपना अपने दृष्टिकोण से और दूसरे के दृष्टिकोण को सामने रखकर करें तो मूल्यांकन बेहतर हो सकता है। एक हिंदी शब्द मुझे नहीं आ रहा है। अनबाइस्ड होकर अपने आप को देखें, निष्पक्ष होकर अपने आप को देखें। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, नहीं हूं, या सामने वाला ही श्रेष्ठ है, नहीं है। सामने वाला किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होगा, मैं किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ना हूं लेकिन श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास किया। जो यहाँ पर एक उदाहरण एक चिकित्सक का लिया गया, एक संगीतकार का लिया गया, तो जैसे पहले कहा गया कि तुलना और विरोध, अगर हम विरोध के रूप में तुलना को ले लेंगे कि एक चिकित्सक है, एक संगीतकार है, तो दोनों अगर एक दूसरे की उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहेंगे तो प्राप्त नहीं होंगे, फिर वो जो कुछ उनके पास है वो उसे भी गंवा देंगे। तो तुलना करने के लिए भी परिवेश, व्यवस्था, व्यक्तित्व और आने वाला जो हमारा रोड मैप है वो कुछ कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। अगर हम सफेद को काले से, दिन को रात से तुलना करेंगे तो संभव ही नहीं है। आप जितना कार्य दिन में कर सकते हैं उतना रात में नहीं कर सकते। जितनी अच्छी नींद आपको रात में आ सकती है उतनी अच्छी नींद आपको दिन में नहीं आ सकती। तो दोनों ही अपने अपने आप में अलग महत्व रखते हैं। दूसरी तुलना जो यहाँ पर एक और बात की गई वो थी गांधी जी और गामा जवाहरलाल नेहरू और जगदीश चंद्र बोस जी। ये अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति रहे। कुछ लोगों ने खोज की, कुछ ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, कुछ ने वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति की। तो क्षेत्र सभी के अलग अलग हैं। एक व्यक्ति दो नावों पे सवार होकर कभी भी अपने आप को सफल नहीं बना सकता। एक नाव, एक दिशा, एक मार्गदर्शन आपको एक सही मंजिल तक पहुंचा देता है। तो तुलना करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम कहां और किससे कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि जब हम विभिन्नताओं में ही हैं, और कम से कम अगर हम अपने देश के बारे में कहें तो कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता की जब बात हो रही है तो जब हम अनेक एक जगह पर खड़े होते हैं तो अपने आप को पूर्ण कर लेते हैं। जो टीम भी बनाई जाती है, जो समूह भी बनाया जाता है, उस समूह में भी विभिन्न योग्यताओं, विभिन्न अनुभवों के लोगों को रखा जाता है ताकि हम किसी भी कार्य को हाथ में लें या हमें कोई भी कार्य दिया जाए तो उस कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाएं। और अगर हमने ये सोचा कि अगले को ही क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं, तो मुझे क्यों नहीं के कारण देखने पड़ेंगे। शायद हमारे अंदर उस तरीके का उत्साह ना हो या हमारे अंदर उस तरीके का मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता ना हो। जैसे हर टीम में कुछ लोग
फ्रंट होते हैं, कुछ लोग बैक होते हैं। जो सामने है जरूरी नहीं है कि वही महत्वपूर्ण है, जो बैक में जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम बिहाइंड द सीन काम करने वाले ही दे पाते हैं। सामने वाला सिर्फ उनका प्रस्तुतिकरण कर रहा है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण करना अच्छे से आता है, जो बिहाइंड द सीन वाले लोग नहीं कर पा रहे। तो विशेष रूप से जब कहा जा रहा है तुलना, तो तुलना के लिए हमारे जो पैरामीटर हैं, जो मापदंड हैं, वो समान होने चाहिए। उनमें हम कहीं कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। और विभिन्नता जब हमारे अपने स्वयं के अंदर है तो दूसरे से तुलना करने का कोई पक्ष नहीं रह जाता। हमने कोई कार्य अपनी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के विरुद्ध ले भी लिया। कई बार होता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करके देखना है, सामने वाला कर सकता है तो मैं भी प्रयास करूं। प्रयास किया, अच्छी बात है, लेकिन उस प्रयास में अगर सफलता नहीं मिली तो मान लीजिए कि आप उस क्षेत्र के योग्य नहीं थे। उस ग्लानि को अपने अंदर रख लेना कि सामने वाला कर पाया, मैं नहीं कर पाया, अब मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं, संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समय आप अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। उस ग्लानि में, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप अपने अंदर की क्षमताओं को भी अविकसित कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक क्या कहते हैं, होड़ जैसी लगा दी कि मुझे वैसा ही बनना है। मुझे क्यों बनना है वैसा? मैं अपने आप में अद्वितीय हूं। मेरा विश्वास मुझ में खुद में होना चाहिए। मेरी अपनी पहचान मेरे कार्यक्षेत्र में, मेरे अपने व्यक्तित्व की वजह से होनी चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करके होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बहुत लंबे समय तक कॉपी नहीं कर सकते। और आज का अगर हम परिवेश देखें, शायद जिस समय गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी, ये वाङ्मय लिखा, परिस्थितियां इतनी खराब नहीं रही होंगी जितनी आज हैं। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने आप को डिप्रेशन में कह देता है। कहीं ना कहीं दोष हमारा खुद का, दोष हमारे परिवेश का, दोष हमारे माता पिता की तरफ से आने वाले दबाव का है। जो हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे करें। हमने बच्चे से जानना भी नहीं चाहा कि वो क्या बनना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि किस में है। हमने लिया उस बच्चे के ऊपर एक दबाव बनाया, नहीं आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको सीए बनना है, आप किस उससे पूछा ही नहीं गया आप क्या बनना चाहते हैं। और उस क्लास में, उस कक्षा में, उस समूह में कुछ ऐसे बच्चे आए जिनकी रुचि थी, कुछ ऐसे आए जिनकी रुचि नहीं थी। जिनकी रुचि थी वो आगे बढ़ गए, जिनकी रुचि नहीं थी वो कहीं ना कहीं रुके, रुक रुक कर आगे बढ़े। घर में जब वो अपने अंक बताते हैं, अपनी प्रगति बताते हैं, तो माता पिता तुरंत शुरू कर देते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, उनका बच्चा वैसा कर रहा है, उनका बच्चा कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, उसे करने दीजिए। ये विचार कीजिए कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है तो क्या कारण क्या है? उस बच्चे को घर का माहौल कैसा मिल रहा है? उस बच्चे की रुचि उस क्षेत्र में है, रुचि ना होते हुए भी बच्चे ने अपना 100% दे दिया, इसलिए वो कर रहा है। और उस बच्चे का जो निंदा भी हुई वो सकारात्मक रूप से हुई कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सबसे पहले आकलन स्वयं का, परिस्थितियों का, अपना और दूसरे का। और जब हम कुछ 19-20 का अंतर हर व्यक्ति में होगा, हर व्यक्ति समान नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर या हमारे अंदर आत्मविश्वास है, आत्महीनता नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने जो किया है अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है।
सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं होती। जिसे कहा जाता है करनी का सुख तेरे हाथ, शिव के हाथों में परिणाम। गीता भी कहती है कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में लिखा है, the world is a stage and we are the puppet, and the threads of the puppets are in the hands of God. समाज एक मंच है, इस मंच में हम सब कठपुतलियां हैं और हम कठपुतलियों की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हम निराश होकर कार्य ही ना करें तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें आत्मविश्वास के साथ भेजा है, ईश्वर ने हमें विभिन्न गुणों के साथ भेजा है। उन गुणों को निखारना, उन पर कार्य करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। अगर हम तुलना करते रहेंगे तो हम अपने उस दायित्व से भ्रमित हो जाएंगे, उस दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो जो कुछ है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। जैसे कहते हैं विरासत में हमें धन मिल सकता है, विरासत में हमें घर मिल सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत बुद्धि भी मिल जाए, जैसे जेनेटिक होता है, लेकिन उस धन को अगर हम बढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह प्रतिभाएं मिली हैं, उन प्रतिभाओं पर अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रतिभाएं भी हमारी समाप्त हो जाएंगी। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम दूसरे से तुलना न करके अपने भूत से वर्तमान की तुलना करें। हमने पिछली बार क्या किया, अब हम क्या करें, ताकि हमारी प्रगति सुनिश्चित हो। तुलना हम दूसरे से करेंगे तो हमारे अंदर ग्लानि होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपना 100% देता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैंने प्रयास मन से नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने तुलना की तो वो मेरा 100% का प्रयास कहीं ना कहीं 40 से 50% घट जाता है, जब मैं सिर्फ सामने वाले पर ध्यान दे रहा हूं, स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। शेष अमन भैया आप अपना सहयोग दें, जो मुझे लगा मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद सभी भाइयों और बहनों को। जी बहुत बहुत आभार दीदी। बड़ा ही शॉर्ट नोटिस था, आज सुबह ही आपको बताया था इसके बारे में। चलिए आज जिनका परिजनों का ये था वो उनको कहीं जाना पड़ा, तो उस वजह से जो है सुबह सुबह दीदी को बताया था। लेकिन ये दीदी का समर्पण है गुरु कार्य के प्रति कि कोई कार्य आया है तो उसको अपनी पूर्ण तत्परता से करना है। तो अभी जैसे बता दी थी, पुणे में ही एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इनका बड़ा ही आध्यात्मिक वो है बैकग्राउंड, और साथ में जो है ये अपना गुरु कार्य भी करती हैं और इसमें भी है। नहीं भैया, ये तो अध्यात्म में शुरुआत है, कुछ ऐसा विशेष है नहीं अभी। जी तो बहुत बहुत आभार दीदी इसके लिए आपको। धन्यवाद जी तो आइए इसको हम लोग मैं तो कहता हूँ इसमें बहुत सारे टीचर्स लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, और भी अपने हिसाब से इसमें चर्चा रखे तो बहुत सुंदर होगा इसमें। ये हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। पहले जो है एक चीज ये आती थी, आज के सिस्टम और पुराने सिस्टम को अगर हम देखने का प्रयास करें, पहले जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, तो वर्ण व्यवस्था का जो है मूल उद्देश्य यही था, वो कोई जाति में बांटना नहीं था वहां पर। वह यही था कि हर कोई व्यक्ति अलग विशेषताओं से संपन्न होता है और उसको उस विशेषताओं के अनुरूप जो है उसको वहां पे ड्यूटी दे दी जाती थी। लेकिन आज हम लोग ये देखें कि कुछ भी कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति में विशेषता हो, लेकिन सब में एक ही चीज आज हम लोग देखें तो सब लोग एक ही उसमें क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। तो हर कोई जो है इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता है, चाहे कोई भी विशेषता हो। और इन्हीं के कारण ये है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि बच्चे तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब भले ही वो दीदी बता रही थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं ये, तो इनको अनुभव भी है उसका,
कि बच्चे जो है खुद भले उनमें कोई और विशेषता हो, लेकिन माता पिता के दबाव से भी जो इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर समाज की उसमें देखा देखी की विशेषता कुछ और है, लेकिन भाई करना तो इंजीनियरिंग ही है भाई, अच्छा पैसा कमाना, इसी में अच्छा पैकेज मिलता है। तो और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें क्या कहते हैं, इसमें पहले भी शायद मैंने इसमें ये बात रखी होगी शायद। एक हमारे आ, ये थे इसमें तब हम वहां पर रहते थे, परिचित थे हमारे इसमें हम अमृतसर में रहते थे, पंजाब में। तो छोटे ही थे तब, उस समय हमारे घर के पास में जो है एक अंकल आंटी थे, वो उनके बच्चे थे, तो वो चाहते थे कि ये बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बने, तो शुरू से उन्होंने वैसे एजुकेशन को देना शुरू किया। लेकिन जो उनका बेटा था, हमसे बड़े थे वो, तो हमको बड़े भाई बोलते थे, तो वो था जो उनका बेटा, तो वो उनको फोर्सली जो है, उनको पढ़ने में इतना रुचि नहीं थी, तो उनको लगना पड़ता था उसमें। तो एक बार क्या हुआ कि हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे थे उस समय, तो हाई स्कूल, हाँ इंटर के एग्जाम हो गए शायद, इंटरमीडिएट के एग्जाम थे। तो क्या हुआ कि मतलब इतना प्रेशर में आ गए कि वो घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के भाग गए, 4-6 दिन बाहर रहे, इधर उधर जो है वैसे कुछ करके, और किसी तरीके से घर वाले परेशान हुए, पता ठिकाना लगाया, तो उनको पता लगा, तो उनको वापस लौटा के लाया गया। तो यही मूल कारण पता लगा कि भाई जो एग्जाम से हम वो एग्जाम नहीं दे सकते, हम इतना जो है हमें बड़ा प्रेशर में, डिप्रेशन में है, वो हमारा वो विषय नहीं है। तो नहीं विषय तो क्या करना है फिर। तो फिर उनको जो है किसी तरीके से उन्होंने इंटरमीडिएट पास करके उन्होंने कहा ग्रेजुएशन मुझे जो है, तो आपकी रुचि क्या है, कि मेरी रुचि जो है ये है, मुझे जो है वहां पर जाना है, मुझे मास कम्युनिकेशन में जाना है, मैं जर्नलिज्म में जाना है। अच्छा, तो ठीक है, तो उन्होंने फिर ग्रेजुएशन उस हिसाब से की, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास उन्होंने अपने हिसाब से की, और बढ़िया। और फिर वो जो है आज एक पंजाबी चैनल में जो है फिर बहुत अच्छे पद पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसमें जो है काफी दिन तक उन्होंने अलग अलग उसमें चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में वहाँ पे काम किया, और बड़ी अच्छी प्रतिभा उनकी निखर के आई है उसमें। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हर किसी में गुरुदेव यही बताने का प्रयास करें कि दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति में एक अपनी विशेषता है, और उस विशेषता को उभारने के लिए ही हमारा पुराने गुरुकुल जो सिस्टम होता था, उसी को उभारने के लिए होते थे। वहाँ सबको एक शिक्षा देने के बाद में फिर अलग अलग उनको डिग्री दी जाती थी। जो शस्त्र कला में प्रवीण था उसको क्षत्रियत्व की डिग्री देते थे, जो व्यापार वाणिज्य में था उसको वो चीज सिखा के उसको जो है वाणिज्य की डिग्री देते थे, वैश्य धर्म की डिग्री देते थे। और जो अपने ज्ञान में और इसमें पारंगत होते थे, प्रवीण होते थे, उनको ब्राह्मण की। तो ऐसे करके जिसका सेवा में इंटरेस्ट था उनको शूद्र की। तो इस तरीके से अलग अलग जो है ये बनाए गए थे सिस्टम, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिस्टम थे। और हमारा हम देख सकते हैं कि पिछला समाज भी हमारा कितना सफल था। वहां पे ऐसा नहीं था लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। कितनी भी गरीब, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में लोग रहते थे, कितने कितने अकाल पड़े आते थे, लोगों को कितने कितने भूखे रहना पड़ता था, लेकिन लोग आत्महत्या नहीं करते थे जितनी आज के समय में हो रही है। ये सिर्फ एक इसी वजह से है कि हमारी अपेक्षाएं कुछ हैं, और हमारे अंदर योग्यता ईश्वर ने कुछ और दी हुई है। तो इसमें जो है ये बहुत अच्छा गुरुदेव ने इसमें ये कहा है कि व्यक्ति प्रायः सर्वथा पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ गुण दोष हैं, तो दूसरे क्षेत्र में दोष भी, गुण है तो दूसरे क्षेत्र में दोष भी हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में दूसरों से श्रेष्ठ है तो संभव है अन्य क्षेत्र में दूसरों से हल्का भी पड़े। एक चीज और इसमें ये बताई गई है कि दूसरों से तुलना करते समय किससे और किसकी तुलना का ध्यान प्रायः लोग भूल जाते हैं। गामा और गांधी की, जवाहरलाल नेहरू और जगदीश चंद्र बोस की तुलना नहीं हो सकती। हम लोग कभी कभी गांधी जी की और जो है इनकी भगत सिंह की भी तुलना करने लगते हैं। दोनों की अपनी अलग विशेषताएं थी। भगत सिंह में अगर ये क्रांति का वो जोश था, तो गांधी जी में अपनी अलग तरीके से एक उनका जो है सत्य और अहिंसा को लेके उनका चलने का वो था। और दोनों की ही जो है इसमें बराबर की भूमिका रही, और दोनों के ही प्रयास सार्थक रहे उसमें। तो कंपैरिजन तो कभी किसी का होना ही नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी का, कहते हैं ना कंपटीशन क्लास में जो है कंपटीशन करो क्लास में, इससे इससे कंपटीशन करो, किससे कंपटीशन करे। व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसकी प्रतिभाएं अलग हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आज उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बच्चा उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन उसकी उसको जो गहराई से रिसर्च करने की उस प्रवृत्ति हो, और जिसके मार्क्स बहुत आ रहे हैं वो रट्टू हो एकदम, रटने के बाद में उसके मार्क्स बहुत अधिक आ रहे हो। तो हर किसी में हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे कि जो बच्चे
जो है जिनके मार्क्स कम आते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो लोग चलते थे, आगे चल के बहुत आगे चले गए, रिसर्च क्षेत्र में चले गए, साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए, बड़े बड़े क्षेत्रों में चले गए। और जो लोग अपने रणनीति उसमें थे तो उनके मार्क्स भले ही अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जीवन में कुछ कर नहीं पाए, और कर भी पाए तो मतलब बहुत ज्यादा आगे उसमें नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे करके जो है तुलना कभी किसी की किसी की नहीं हो सकती। आज आदरणीय सुभाष भाई साहब ये क्लास ले रहे थे, तो उसमें जो है यही आया कि कंपटीशन की बात है कि हम कैसे कंपटीशन करें, कैसे कंपटीशन फाइट करें। तो यही बता रहे थे कि वो खुद एक आईईएस क्वालिफाइड है, उन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, कभी कभी इस ग्रुप में आते भी हैं, क्लास भी लेते हैं, अभी पिछले दिनों क्लास ली थी। तो वो 1994 की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो उस कैडर से वो पास आउट हुए, आईईएस किया उन्होंने। और जो है उन्होंने जो है वहां से एमटेक किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे आईआईटी रुड़की से। तो अद्भुत पर उससे तो उनसे जो है वो पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हर किसी व्यक्ति को अपने से कंपटीशन करना चाहिए, अपने को ही डिफीट करना चाहिए, अपने से। आज हम कैसे हैं, कल अपने से करके अपने ही परिष्कार करके आगे बढ़े, कि कल हम ये थे, आज हम क्या है। दूसरे से कंपटीशन करने से व्यक्ति को निराशा भी आती है, महत्वाकांक्षाएं तो आती हैं, तो महत्वाकांक्षा के साथ ही निराशा की भी शुरुआत वहीं पे हो जाती है, व्यक्ति के अंदर एक वो आने लगता है, क्योंकि हर किसी की प्रतिभाएं किसी किसी में। हम लोग जब गांव में थे तो मुझे याद है कि वो चाचा जी थे, तो हम चाचा जी को देखते थे कि मतलब कभी कभी बैलगाड़ी, उस समय बैलगाड़ियां चलती थी गाँव में, तो बहुत बहुत वजन लाद के बैलगाड़ियों पे बड़ा बैलेंस रख के वो चलाते थे, पूरी पूरी बैलगाड़ी लदी होती थी, और पूरा कितना बैलेंस करके छोटे छोटे संकरे रास्तों में से, और वो कैसे करके, मुझे बड़ा अद्भुत लगता था, अजीब लगता था मुझे। तो मैं कहता था चाचा जी आप ये कैसे कर लेते हैं? तो वो मजाक में कहते थे, अच्छा तुम बताओ। तो हमें उस समय हारमोनियम बजाते थे, म्यूजिक का शौक था, अच्छा तुम बजाओ, तुम बाजा कैसे बजा लेते हो? तो यही लगता था कि हर किसी में अपनी अपनी काबिलियत अलग अलग होती है, और हर कोई अपने हिसाब से विशेष होता है। तो ये है। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार इसमें जो है दिया आपका। और मेरा निवेदन है कि बाकी सभी लोग भी अपने बात रखेंगे। राजेंद्र भाई साहब का हैंड रेस था, जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। भैया दीदी ने बड़ा अच्छा बताया। हीन भावना जो कारण बनता है उसमें आत्मविश्वास की कमी। तो इसका मतलब बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, जो इनके अंदर जो एक भावना घर कर जाती है कभी कभी कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता आगे, तो उसको लगता है कि आत्मविश्वास की ही कमी उनके अंदर है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? भैया जी जी पहले जी। तो हमें बच्चे को सुनना चाहिए। हमारे अंदर जी दीदी। एक समस्या है कि हम बच्चों को नहीं सुनते हैं। जी बच्चा क्या करना चाहता है, और अगर उसने छोटा सा भी प्रयास किया है, बजाय ये कहने के कि ये बहुत अच्छा नहीं है, उसको कहिए अच्छा है और अच्छा हो सकता है। बच्चे का मुंह खुले उससे पहले ही आप उसे अगर डांट देंगे या उसकी कमियां गिना देंगे, बच्चा पलट के कभी आपके पास अपनी समस्या कहने नहीं आएगा, अपनी परेशानी कहने नहीं। और आज का अगर हम परिवेश देखें तो बच्चों को हमने बहुत सारे गैजेट दे दिए हैं। बच्चों को हम वो एक कहते चीजें जो क्वालिटी हम टाइम वो नहीं दे जी रहे हैं। जी दीदी, जी जी वही चीज हमको समझ में आई कि जो और आज के बच्चों पे जी लोड बहुत ज्यादा है। नहीं, लोड भैया हमने किया है, किसी और ने हाँ नहीं वही, किया है। नहीं हम हमने क्यों क्या किया, चाहते वो हैं? स्कूलों में नहीं बच्चे नहीं तो स्कूल में भैया, जाते नहीं हैं, मैं वहां पे वही जो आपको बता रही हूँ राजेंद्र भैया। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहां स्कूलों में भी आप ही की तरफ से, मतलब अभिभावकों की तरफ से डिमांड आती है, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये आप पहले खुद जानिए, क्योंकि वो 8 घंटे सिर्फ विद्यालय में बिताता है, जी बाकी के 16 घंटे वो आपके साथ व्यतीत कर रहा है। और कहते भी है ना, घर उसका पहला विद्यालय होता है। 8 घंटे में वो 6 टीचर्स से मिलता है, 6 लोग उसको बात बता के चले जाते हैं। कुछ को वो समझता है, कुछ को नहीं समझता है, लेकिन घर में 2 लोग, उसके माता पिता मुख्य, और फिर उसके भाई बहन दादा दादी जो भी उनके साथ रह रहे हैं वो हैं। जी उनके बीच में वो कैसे रह रहा है,
कहाँ उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, कहाँ उसको दबाया जा रहा है, उसका एक तरीके का डेवलपमेंट घर से होकर आता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा परिवार एक साधारण परिवार, मतलब मध्यम वर्गीय रहा। पिता सरकारी विभाग में थे, ऑडिटर थे, और माँ घर संभालती हैं। हम 3 भाई बहन, 3 में 2 मेरे बड़े, मतलब एक भाई एक बहन, दोनों साइंस बैकग्राउंड, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड। एक प्रेशर होता है ना, बड़े भाई ने साइंस लिया, बहन ने भी लिया, तुम भी साइंस पढ़ो। जब 9th में हमारे टाइम में होता था कि साइंस पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज पढ़ना है। ऑनेस्टली मुझे मतलब आज भी गणित से बहुत डर लगता है। मैंने कभी उस तरफ प्रयास ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आते थे, आ जाते थे, 80 तक आ जाते थे 8th स्टैंडर्ड तक। पर मैंने ठान लिया था या तो पढ़ाई बंद कर दूंगी या फिर अपना ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगी। आर्ट्स पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ग्रेजुएशन में विषय चयन हुआ तो मुझे, मेरा रुझान हमेशा से इंग्लिश की तरफ रहा। लिटरेचर लिया, लैंग्वेज लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया, हिस्ट्री लिया। मेरे भाई, बड़े भाई ने मजाक में कहा, बेटा क्या कंपटीशन की तैयारियां करनी है जो तुमने इतने टफ सब्जेक्ट ले लिए, कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं, कैसे नंबर आएंगे, फेल हो जाओगे। हालांकि वो मजाक ही था, क्योंकि मेरा नेचर अब थोड़ा शांत है, पहले बहुत उग्र हुआ करता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डैडी का पैसा लग रहा है ना, एक बार फेल ही सही, इसी टोन में मैंने उनसे कहा। फिर पास भी हो गए, ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, पीएचडी भी हो गया। और वो कि मुझे सिर्फ इंग्लिश विषय, और मुझे किसी ने कहीं रोका नहीं। जब मेरे पीजी का विषय आया तो डैडी ने कहा सोच लो बेटा, इंग्लिश से एमए उस समय एटा में नहीं हुआ करती थी। कासगंज एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर थी। तो मैंने कहा नहीं, कासगंज जाके नहीं पढ़ूंगी, पढ़ूंगी तो किसी ढंग की जगह। तो ठीक है, अलीगढ़ पहुंचा दिया गया। रोका, अगर सहयोग नहीं तो असहयोग भी नहीं। मुझे क्या करना है, पिताजी ने फीस दे दिया। उन्होंने पलट के कभी मुझसे ये नहीं कहा नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि बेटा इस लायक बन जाना कि अगर आप किसी की मदद ना कर पाए कोई बात नहीं, पर अपनी मदद कर लें। और बड़ों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से अपने आप में सक्षम हूं, मतलब अपना जीवन बड़े आराम से गुजार रही हूं। तो बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी हमें, और जब हम उनके पास बैठने लगेंगे, उनको समझने लगेंगे, तो उनके अंदर आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हाँ, सबका सहयोग है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी मीना दीदी ने भी हैंड रेज किया था, वो कुछ कहना चाहेंगी? जी दीदी, बहुत अच्छा। जी, प्रणाम सभी को। तो अध्यापक की दृष्टि से भी और स्टूडेंट की दृष्टि से भी दीदी ने जो पक्ष रखे, तो इसी में मुझे भी अपने बचपन का एक अनुभव याद आया। मेरी आवाज आ रही थी? जी दीदी, आ रही। तो आत्महीनता की स्थिति बनी थी। तो ये इसमें अध्यापक का कितना रोल होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, अपने अध्यापक का। तो प्रारंभ में जब छोटी थी तो बेस बहुत मजबूत बना दिया था पापा जी ने। स्वयं पढ़ाते थे, तो उस समय पर मात्रा लिखना, पहली क्लास में सभी मात्राओं का ज्ञान, 2 से 20 तक पढ़े, ये सब चीजें थी। कहने का अर्थ है कि दूसरी कक्षा तक बहुत ही अच्छी स्थिति थी, लेकिन तीसरी में अचानक अध्यापिका बदल गई। और वो अध्यापिका ऐसी थी जिनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके का था कि जैसे एक इमोशनल बच्चे के लिए, कि वो बच्चों को बहुत टॉर्चर करती थी, मारती बहुत थी। और एक उनका डील डॉल भी ऐसा था कि आकार प्रकार में भी थोड़ा हैवी बॉडी, बहुत बड़ी सी बिंदी लगाती थी। तो मेरे मन में उनके प्रति इतना डर बैठा हुआ था कि तीसरी कक्षा में मुझे लगता है कि मैं उनकी कक्षा में कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। और लास्ट में ऐसा होता था कि माता-पिता की अनुमति से बच्चे को फेल कर सकते हैं। तो और वैसे भी वो जी दीदी, अब अध्यापक, मुझको यही बात लगता है कि बच्चे के मन में डर, ये बात जी बिल्कुल सही पकड़ा मैं हमने देखा है। स्पष्ट करती हूँ भैया। तो उन्होंने मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं उनके सामने कभी आई ही नहीं। जबकि हम आधे के, पौने के, ये सब पहाड़े भी याद करते थे तीसरी कक्षा का, मुझे अभी तक याद है।
और मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैं कभी उनको उत्तर नहीं देती थी। और उससे बचे रहने के लिए कि कहीं मुझे हमेशा डर रहता था कि ये मुझे मार ना दे। और एक अच्छे स्टूडेंट रहने की वजह से अपनी वो प्रतिष्ठा का भी डर बना रहता था। तो जब पापा आए स्कूल में तो उन्होंने मेरी शिकायत करके कहा कि ये बच्चा ना आपका तीसरी कक्षा पास करने के योग्य नहीं है। तो छोटी आयु ही थी, क्योंकि 5 वर्ष की पहली कक्षा में मैं चली गई थी। तो पापा ने बोला कि जैसे पहले के पेरेंट्स थे कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसे ही कीजिए, और अगर आपकी बात नहीं मानती है तो उस तरीके का पापा ने अध्यापक के सामने डाँटा भी और कहा भी, और जैसे है उन्होंने एप्लीकेशन बना के दे दी कि आप इसको इसी कक्षा में रहने दें। और उस दिन मैं अपने मन की स्थिति आज भी मैं बिल्कुल ऐसे ही याद है मुझे, जैसे उस समय थी। यानी कितनी गहरी होती हैं ये भावनाएँ, मैं उसको व्यक्त करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत प्रसन्न थी, मन ही मन, कि अब मैं इन टीचर की कक्षा में नहीं रहूँगी। और जैसे ही मेरी वो कक्षा बदली, तो ईश्वर की कृपा से अब जो मुझे दूसरी अध्यापिका मिली, तो क्योंकि राइटिंग भी बहुत खूबसूरत थी, तख्ती पर सुलेख लिखने की इतनी प्रैक्टिस करवा रखी थी, पापा बहुत इस पे अभ्यास कराया हुआ था। तो उन्होंने मैं कॉपी पे काम कर रही थी, तो टीचर ने देखते ही एकदम कहा कि अरे तुम तो बहुत ही खूबसूरत लिखती हो, और कॉपी वगैरह व्यवस्थित रखना, साफ, ये सब एक आदत में शामिल था। और पहले दिन जब उस टीचर ने ऐसा बोला, तो वो जो मोटिवेशन था वो इस लेवल का बढ़ा कि उस टीचर से मैं 1 वर्ष भी नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि फिर यहाँ से स्कूल छोड़ के हम सीधा गवर्नमेंट फ्लैट में ट्रांसफर हो गए थे। 1 वर्ष मैं उनके पास रही, तीसरी और चौथी 2 साल। लेकिन उनके उस मनोबल से मैं इतना आगे बढ़ती चली गई कि एक बहुत अच्छी स्थिति में थी। और उस अध्यापिका ने पापा से अनुरोध किया कि आप इनको 5वीं यहीं से पढ़ने दें, लेकिन वो जाना था। तो एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, जैसे अभी हमने आज के लेख में पढ़ा। और उसके बाद मैं बहुत चलती गई आगे, जबकि ऐसी परिस्थितियाँ थी नहीं। जैसे दीदी ने बताया अभी पढ़ाई को लेकर, तो मेरे घर में तो सिर्फ मैं पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन की। पापा ही गाँव से शहर में आए थे और दिल्ली में, तो माता-पिता का उद्देश्य मात्र उस समय पर इतना ही था कि अगर ग्रेजुएशन हो जाएगी तो शादी में सुविधा रहेगी। लेकिन जैसा दीदी ने कहा, मैंने बिल्कुल अलग हट के विषय लिया, मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि आर्ट्स में वही थोड़ा-सा कई चीज़ें थी जो अपने हिसाब से देखी, मैथ्स था नहीं। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे रहीं जो अपने बलबूते, तो वो तो चीज़ें हो गई हैं, पर आगे बढ़ते गए अपने, जैसा-जैसा मिलता गया समय और अध्यापकों का सहयोग, और जो भी कुछ बन पाया। और अब जो स्थिति है, तो मैं अब ये देखती हूँ कि दीदी के पास बड़े बच्चे हैं, मेरे पास छोटे बच्चे हैं। तो जो दीदी ने बताया, ये बड़े बच्चों के साथ तो कितनी अपेक्षाएँ जुड़ जाती हैं कि छोटे-छोटे बच्चों से भी माता-पिता को इतनी अधिक अपेक्षा है कि मैं उनका रुख देखकर हैरान हो जाती हूँ। कि वो जो दीदी ने कहा कि बच्चा घर में रहता है इतने समय, वो 5 साल का, 6 साल का स्कूल में डालते ही ये सोचते हैं कि अब इसमें एकदम चेंज आ जाए, और अध्यापक को दोषी भी ठहराते हैं। लेकिन वही रहता है कि उनके मेंटल लेवल को कोई समझना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैंने देखा है कि बच्चों के साथ आप जब अटैच होते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बात वहीं आ रही है कि आत्मीयता और प्रेम देना पड़ेगा, उनकी मनोस्थिति को समझना पड़ेगा। और कुछ हो ना हो, मेरे बच्चे को जब तक जितने दिन पढ़ते हैं, तो वो दूसरी कक्षा किसी और अध्यापक से पढ़ना नहीं चाहते। अभी प्राइमरी में है, तो पूरा समय जैसे ये रहा हमारे यहाँ कि प्राइमरी में भी चेंज कर दिया जाए, या ये पीरियड सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ संभव नहीं है, अध्यापक अधिक होते नहीं हैं, तो बच्चे किसी भी कक्षा में बैठना नहीं चाहते। क्योंकि जो दूसरे अध्यापकों की मानसिकता है वो यही है कि इन बच्चों को, इनके साथ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो ये बहुत इसका असर आता है। अभी एक बच्ची किसी दूसरी कक्षा की अगर मेरे पास 1 दिन भी बैठते हैं, तो वो बच्चे अपने माता-पिता से कहते हैं कि हमें इन मैडम की क्लास में भेज दो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उनको कुछ और नहीं देती हूँ, सिर्फ़ उनकी जो भी वो काम करके लाते हैं, उसपे सिर्फ़ थोड़ा-सा प्रोत्साहन देती हूँ। या जितना भी किया उसी पे उनको थोड़ा-सा 1 स्टार बना दिया या कुछ स्माइली बना दिया। तो बच्चे उससे मोटिवेट इतना होते हैं और वो बार-बार, बार-बार उस काम को करना चाहते हैं। और एक सफलता सबसे ज़्यादा ये रही कि एक बच्चा जो थोड़ा मेंटली ऐसा था, और वो इस समय पर मतलब जो पेंसिल पकड़ ही नहीं पाता था, तो आज की 1, 2, डेढ़ साल के अंदर वो लिखता भी है, और जितनी देर कक्षा में रहता है उसका उद्देश्य ये होता है कि मैडम मुझे कुछ भी लिख के दे तो मैं करूँ। तो ये चीज़ें हैं कि हम उनको
घर में तो शायद हमने भी भूलें करी हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा कहीं कहीं रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो उतना पुरुषार्थ नहीं करते थे, लेकिन विवश नहीं किया किसी सब्जेक्ट के लिए। और प्रत्यक्ष उदाहरण ये भी देखे हैं कि बच्चे कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के चक्कर में वो ना अपना कर पाते हैं ना उनका कर पाते हैं, और वो उनकी स्थिति जैसे अमन भैया ने भी उदाहरण दिया। तो सभी को प्रणाम। तो बहुत आत्मीयता की जरूरत है और उनको सुनने की जरूरत है, उनके मनोभावों के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज यही अगर हम इतना कर पाए तो बहुत कुछ कर पाएंगे हम आज की स्थिति में। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार। तो और भी किन्हीं का इसमें अनुभव हो तो अपने अनुभव रख सकते हैं। अभी 4 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है, या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न में भी चर्चा हो सकती है। जी। तो गुरुदेव इसमें बड़ा ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी विशेषताएं, पहले तो हम अपनी विशेषताओं को जानें कि हमारे अंदर क्या विशेषताएं हैं, और उसी के अनुरूप अपने आप को विकसित करने का प्रयास भी हम लोग करें, ताकि इसमें जो है कभी, क्योंकि जो आत्मबल की बात कह रहे थे, आत्मविश्वास की तो जो अपने अंदर ईश्वर की दी हुई एक जो है विविधता होती है, जो एक विशेषता योग्यता होती है, तो उस पे सहज व्यक्ति का आत्मविश्वास बनता है, और आत्मा भी उसके लिए जो है हमें आत्मबल देती, प्रेरणा देती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक अभ्यास है। तो उसमें जो हमारा सहज आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। जी। जी रघुराज जी। जी प्रणाम भाई साहब, सभी को जी प्रणाम। बच्चों को प्रणाम। एक जानकारी चाहिए, अनुभवी शिक्षक हैं अभी ग्रुप में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों की रुचियां बदलती रहती हैं, तो किस एज ग्रुप तक या किस क्लास तक उनको ऑब्जर्व किया जाए कि वो किस क्षेत्र में उनको ले जाना उनके लिए बेनिफिशियल होगा? जी, तो कोई इसका आंसर करना चाहे? जी। भैया आज की डेट में आप देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चे को 10th 12th तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी तो आप 10th तक देखिए बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, जी क्योंकि 10th के बाद बच्चे को ये पता चल जाएगा या उसकी एक रुचि तैयार हो जाएगी मुझे करना क्या है। जी विशेष तौर पे आप अगर हम अपना पहले भी देखें तो 8th के बाद डिसाइड करना शुरू करते थे, बच्चे से पूछा करते थे आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी अब 8th वाला मतलब 9th वाली स्थिति तो रही नहीं। एनईपी है, बच्चा साइंस भी पढ़ेगा, बच्चा आर्ट्स भी पढ़ेगा, बच्चा कॉमर्स भी पढ़ेगा। जी तो उसके कई बार नंबर, कई बार रुचि और विशेषता, नंबर को हम ध्यान में ना रखें क्योंकि नंबर आपकी प्रतिभा नहीं बताएंगे। जी नंबर कई बार आपके अच्छे आ सकते हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा। आपको कोई सवाल क्लिक करके आपने एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद आप भूल गए, वही जो भी अमन भैया ने कहा रटने वाला, कुछ जी हम रट के गए, एज इट इज एग्जाम में आ गया, नंबर आ गए। तो जी मार्क्स के बेस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते या नहीं करवाना चाहिए कि मैथ्स में 90 नंबर आए थे तो बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, और बायोलॉजी में तो सिर्फ पास ही हुआ है तो बच्चा बायो में नहीं जा सकता, या जी ह्यूमैनिटीज में जस्ट पास हुआ है नहीं जा सकता। बच्चा 10th में, आज का बच्चा, हमारे समय की बात नहीं है भैया, ये अभी, हमारा हाँ जेनजी चल रहा है। जी तो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार किए है मुझे जीवन में करना क्या है। तो 10th में आप उससे अगर बात करेंगे तो वो आपको अपनी एक सही दिशा बता पाएगा। जी, क्योंकि अभी जैसे मेरा बेटा 8th में है, मतलब एनुअल तो दे रहा है अभी,
तो जी। वो अब तक इतना चेंज कर चुका, कभी तो उसको डांस में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी वीडियो एडिटिंग में, पता नहीं एकदम एब्रप्ट चेंजेस उसके हॉबीज में आता रहा है, कभी भैया गार्डन में। ये हॉबीज है, ये को करिकुलर एक्टिविटी है जो बदलती रहेंगी। जी अब यही थोड़ा सा उसे परिपक्व होने दीजिए, भी 8वीं में है सर भैया, बच्चा बहुत छोटा है। हाँ, नहीं यही, इसीलिए मेरा सवाल यही था कि कब कब तक ऑब्जर्व करें और कब डिसीजन के उसमें आए। उसे 10th में आने दीजिए। जी जैसे वो 9th पास करेगा, उसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है, तब आप उससे एक बार बहुत धैर्य से पूछिएगा करना क्या है बेटा आपको। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। तो ठीक है, तो बहुत बहुत आभार दीदी आपका। समय हो चुका है, बहुत ही अच्छी चर्चा रही है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये सेशन था हम लोगों के लिए। आइए इसी के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषिसत्ताओं को धन्यवाद देते हुए आज के स्वाध्याय क्रम को यह समाप्त करते हैं, और पुनः हम लोग कल जुड़ेंगे स्वाध्याय क्रम में। जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार इसमें जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। जी प्रणाम भैया, सभी भैया लोगों को प्रणाम प्रणाम। भैया सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया शिवरात्रि, प्रणाम प्रणाम भाई बहनों को प्रणाम। को प्रणाम, भैया को प्रणाम प्रणाम। भैया सबको प्रणाम। भैया सभी को प्रणाम। धन्यवाद। पवन भैया को प्रणाम।